हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन सर क्लासेस। सो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सुप्रीम कोर्ट जो है अपना कवर कर लिया है। सो आज का लेक्चर जो है आपका रहेगा हाई कोर्ट के ऊपर। और हाई कोर्ट जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जो पार्ट 6 के नीचे आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6, और पार्ट 6 जो है आपका बेसिकली किससे डील करता है? 10 स्टेट से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, तो ये चीज़ें तो आपको इतनी याद होगी। अब पार्ट 6 के अंदर कौन से चैप्टर के अंदर आता है? ये चैप्टर 4, ठीक है, द हाई कोर्ट्स। अब ये तो हमने बात कर ली थोड़ी बेसिक से कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसकी क्या प्लेस है, ठीक है, कहाँ पे ये आती है हाई कोर्ट। अब देखिए पार्ट 6 स्टेट से डील करता है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 द हाई कोर्ट्स। अब बात आती है आर्टिकल की, तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक चलते हैं हाई कोर्ट के? तो इसका आंसर है 214 से लेके 231। जब आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉपी देखेंगे तो उसमें 232 लास्ट नंबर मिलेगा आपको, बट ये जो है ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया इसको, ठीक है। तो अभी लास्ट जो आर्टिकल है आपका 231 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली है हमारे बेसिक से। अब बात करते हैं हाई कोर्ट बेसिकली क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया। ये आपको याद रखना, पूरे देश की हाईएस्ट कोर्ट होती है क्या? आपकी सुप्रीम कोर्ट, जिसको हिंदी में बोल देते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय। अब ये तो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की बात। अब यहाँ पे बात आती है जो हाई कोर्ट है, ये कहाँ पे होता है? हाई कोर्ट जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है जो आपके स्टेट्स है ना उसकी हाईएस्ट कोर्ट होगी, ठीक है। सो हाई कोर्ट बेसिकली क्या है? आपकी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की जो है हाईएस्ट कोर्ट होती है। हाईएस्ट क्यों कह रहा हूं मैं? यानी कि अगर आप एज ए सिटीजन आप जब जाएंगे, ठीक है, आपने मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई केस किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आप जब जाएंगे तो आपके पास स्टेट में जो हाईएस्ट पोजीशन है, देखिए जहां पे आप जा सकते हो वो है हाई कोर्ट। उसके बाद स्टेट के अंदर फिर आपका और कोई कोर्ट नहीं मिलेगा जिस पे आप अपनी जो है अपील कर सकते हो। उसके बाद जो है फिर आपको हाई कोर्ट से ही सील अपनी करवानी होगी, ठीक है, सर्टिफिकेशन। वहां से फिर जब आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था। अब इतना कुछ होने के बाद फिर जो है आप क्या करते हो? सुप्रीम कोर्ट जाते हो। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जाते हो, सिर्फ एक केस में, वो है जब आपका फंडामेंटल राइट कहीं पे वायलेट हो रहा है, ठीक है। आप ये बोलो कि मेरा जो मौलिक अधिकार है यहाँ पे जो है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है, तो तब आप जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। अब यहाँ पे बात आती है कि मान लीजिए अगर मैं सुप्रीम कोर्ट ना जाना चाहूँ फंडामेंटल राइट के केस में, तो हाई कोर्ट में कौन से आर्टिकल के तहत जा सकता हूँ सीधा? तो वो है 226 आर्टिकल 226। जो यहाँ पे आर्टिकल 32 हमें पावर देता है, वही यहाँ पे आर्टिकल 226 पावर देता है स्टेट के हाई कोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इन केस अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है किसी भी कानून के द्वारा, तो आप जो है डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के केस में आर्टिकल नंबर 32 लगेगा और हाई कोर्ट के केस में 226, ठीक है। तो अब देखिए जो हाई कोर्ट है बेसिकली क्या इंडिया में आज़ादी के बाद आया है या पहले भी था? तो इसका आंसर है, आप बताइए। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो हाई कोर्ट के बारे में, आपने पढ़ा है, तो आप खुद बताइए जो हाई कोर्ट है क्या पहले से थे या अभी बाद में लगे 1950 संविधान लगने से? क्योंकि हम तो संविधान को पढ़ रहे, तो संविधान में लिखा हुआ है, तो जो संविधान में चीज़ें लिखी है तो वो तो तभी आई होगी ना जब संविधान में पहले नहीं रहा होगा, है ना। बट आंसर ऐसा नहीं है, याद रखना है आपको। ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या करते थे हमेशा, याद रखना, इंडिया में रूल, वो नॉट ओनली इंडिया, जहाँ जहाँ जिस कंट्री पे उन्होंने, वर्ल्ड की जिस कंट्री पे उन्होंने रूल किया है, वो क्या करते थे? सिंपल, मेक लॉ, कानून बनाओ, जो उस लॉ को ब्रेक करे उसको जुडिशरी में लेके जाओ, यानी कि कोर्ट के अंदर, वहाँ से वर्डिक्ट आएगी कोर्ट की तरफ से। अब यहाँ पे जो जुडिशरी के जो जज होते थे वो भी कौन से होते थे? ब्रिटिशर्स होते थे। तो ऑब्वियस है वो अपने ब्रिटिशर्स की फेवर में आंसर करते थे। अब वर्डिक्ट में फिर सुनाई जाती थी सज़ा, कि आपने ऐसा ऐसा किया है, लॉ में ये लिखा हुआ है, अगर ये करने पे ये सज़ा होगी तो आपको ये मिलेगी सज़ा। तो इससे क्या होता था? वो कंट्रोल करते थे। अब यहाँ पे क्या होता था? पहले राजा महाराजा होते थे हमारे इंडिया में, तो वहाँ पे ऐसा कोई लॉ नहीं चलता था, राजा की सारी विल पावर चलती थी। राजा खुश तो कोई सज़ा नहीं, जिस दिन राजा का मूड ऑफ सज़ा ज़्यादा, ठीक है, तो ये चलता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया? ब्रिटिशर्स ने ये चेंज किया हमारे जो कल्चर था सोसाइटी उसमें, कि लॉ लेके आए, जुडिशरी का कंसेप्ट लेके आए, और वहाँ से जो है हमारे ये
सिस्टम आज जो हम देखते हैं वो चल पड़ा है। अब देखिए, तो ब्रिटिशर्स कब लेके आए थे सबसे पहले? सो द आंसर इज, हमारी कंट्री में जो हाई कोर्ट का कंसेप्ट हम देखते हैं वो बेसिकली आया है आपका 1862 के अंदर। 1862 में आपके 3 जो है हाई कोर्ट्स बने थे। नंबर 1 सबसे पहले आपका आया था कैलकाटा में। कहाँ पे? कैलकाटा। उसके बाद आपका आया है बॉम्बे में, ठीक है। बॉम्बे के बाद जो आपका 3rd नंबर पे आया है वो है मद्रास। अगर कोई एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी हाई कोर्ट जो है इंडिया के अंदर सबसे पहले आई है, दैट इज फर्स्ट पे आई है कैलकाटा। ये सारे 1862 में ही आए हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, मंथ का थोड़ा सा गैप है वो, ठीक है। मान लो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, मान लो ये फरवरी में आया, ये जुलाई में आया, ये अगस्त में आया, सितंबर में आया, ऐसे आया, ठीक है, बट आए सेम ईयर में। बट आपको ऐसे याद रखना कि फर्स्ट जो आपका कैलकाटा हाई कोर्ट पे आया था। अब यहाँ पे उसके बाद 1866 में 4 साल बाद ही एक हाई कोर्ट और आती है जिसका नाम है, आज भी वही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। बट एज ए डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बात करूं तो इसका नाम अब जो है चेंज हो चुका है, ठीक है। इलाहाबाद नहीं है, अब इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज। तो अभी जैसे बहुत से डिस्ट्रिक्ट है जिनका नाम जो है चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या है थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार पूछ लेते हैं जो एसएससी के एग्जाम्स हो गए, बैंकिंग हो गए, कि इस डिस्ट्रिक्ट का पहले वाला नाम क्या था और अब नाम क्या, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, जिसमें से एक मैंने आपको इलाहाबाद बता दिया, और भी बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं, वो आपको अपना खुद देख लेना उसमें, ठीक है। ये हमारा हाई कोर्ट के कंसेप्ट में नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया है हाई कोर्ट का थोड़ा सा बिगिनिंग, इनिशियल कैसे कैसे आया है। अब यहाँ पे बात आती है, ये तो हमने बात की 1866 की, ठीक है। 1866 के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हर प्रोविंसेस की, प्रोविंसेस यानी कि जहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, ठीक है, हर ब्रिटिश प्रोविंसेस में क्या हुआ, हाई कोर्ट बनने लगे, ठीक है। अब आज़ादी के बाद 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें बोला कि जो प्रोविंसेस के हाई कोर्ट थे वो अभी मॉडर्न डे जो हमारे स्टेट हैं, मॉडर्न स्टेट्स, ठीक है, उनकी क्या बन जाएंगी, वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब प्रोविंसेस थे पहले, पाकिस्तान अलग हो गया, आज जो वेस्टर्न पंजाब हमारे पास है उसकी जो उस टाइम कोर्ट रही होगी तो वो बन जाएगी आपकी क्या, आज के मॉडर्न डे पंजाब के हाई कोर्ट। उसी तरीके से गुजरात की, ठीक है, उस टाइम जो हाई कोर्ट रही होगी अंग्रेजों के टाइम पे, तो वो गुजरात की प्रोविंस रही होगी, हालांकि गुजरात तो उस टाइम नहीं था, उस टाइम बॉम्बे था, ठीक है। बॉम्बे से हमने इसको क्या किया, अलग किया ना गुजरात को, तो बॉम्बे हाई कोर्ट रही होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो बन गई क्या, जो आपका बॉम्बे महाराष्ट्र स्टेट था उसकी पर्टिकुलर हाई कोर्ट बन गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं आज की बात करूं तो आज हमारे जो कंट्री के अंदर कितने स्टेट्स हैं, सो योर आंसर इज 28। आज हमारे देश में कितने राज्य हैं, 28, बट हाई कोर्ट कितनी है, हाई कोर्ट बेसिकली 28 ना होकर के कितनी है, 25। अब यहाँ पे बात आती है जो 3 हाई कोर्ट हैं वो क्या है, 3 हाई कोर्ट्स आर कॉमन हाई कोर्ट, ठीक है। हालांकि जब आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें ना साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 215 जैसे 15 के अंदर, हाँ 215 के अंदर, ठीक है, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हर स्टेट की क्या होगी अपनी, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट, ईच स्टेट हैज़ ओन हाई कोर्ट। बट इसको चेंज किया गया 1956 में। 1956 में किससे, आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करोगे तो अमेंड करना पड़ेगा, तो 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, वहाँ से इसको क्या बोला कि हर स्टेट की जरूरी नहीं कि अपनी खुद की हाई कोर्ट हो, पार्लियामेंट चाहे, यहाँ पे देखो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, पार्लियामेंट चाहे, कई बार एग्जाम सेफ हो सकते हैं प्रेसिडेंट चाहे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना कहाँ प्रेसिडेंट लगेगा कहाँ पार्लियामेंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट की बात हुई, पार्लियामेंट चाहे तो वो कॉमन हाई कोर्ट्स भी बना सकती है, ठीक है, किसकी, 2 और मोर स्टेट्स की, 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों की अपनी खुद की कॉमन हाई कोर्ट भी बना सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं 3 जो स्टेट्स आपको जो 3 राज्य हैं, ठीक है, जो कम हो गए हाई कोर्ट, तो वो कौन कौन से, देखिए एक तो आपका पंजाब एंड हरियाणा, इसकी कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है, कहाँ पे है ये, चंडीगढ़ में, ठीक है। ऐसे ही बाकी जो स्टेट्स बचे आपके वो आपको बताना है कहाँ पे है। जैसे अभी 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था, ठीक है, तो उसकी भी तेलंगाना
एंड ये आपका आंध्र प्रदेश, इसकी भी कॉमन हाई कोर्ट है। कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। अब यहाँ पे जो तेलंगाना है उसकी तो हैदराबाद में, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है अपनी अलग से जो है वो बना रहा है, क्या? हाई कोर्ट। तो इसमें मैंने आपको बताया था वो 3 कैपिटल्स बनाने की बात कर रहा है आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिसमें एक आपका मैंने एक लेक्चर में बताया था, कुरनूल हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, जैसे जुडिशरी के लिए अलग कैपिटल, लेजिस्लेटिव के लिए अलग कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल अलग, ठीक है। तो वो आपको उस लेक्चर में देख लेना जिसमें मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए अभी मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं मैंने किस लेक्चर में बताया था, तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसमें बेनिफिट आप ही का है, आप देखोगे तो आप ही को ही क्या है नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो मैंने तो उसमें बता दिया, अब मुझे याद नहीं किस लेक्चर में बताया था, तो वो आपको देख लेना है। चलिए, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड किया गया 7th अमेंडमेंट, उसमें बोला कि आप जो है ना किसी स्टेट की, ठीक है, नॉट ओनली स्टेट, आप यूटी की भी कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी याद रखना है, दिल्ली ही सिर्फ एक ऐसी यूटी है, दिल्ली इज ओनली यूटी। दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी खुद की अपनी हाई कोर्ट है। अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, जम्मू एंड कश्मीर की भी तो अपनी खुद की यूटी है, तो यूटी है और उसकी अपनी क्या है, खुद की हाई कोर्ट। बट आंसर इज नॉट, मैंने सिर्फ बोला दिल्ली इज द ओनली यूटी जिसकी क्या है अपनी खुद की हाई कोर्ट। अब J&K प्लस में इसके साथ और क्या बना है J&K के साथ, वो आप बोलोगे लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। अब J&K एंड लद्दाख इनकी कॉमन बनी है, वो अकेली जम्मू एंड कश्मीर की नहीं है वो यूटी की, तो लद्दाख भी तो साथ में है ना। तो इसलिए यहाँ पे दिल्ली के साथ कोई और स्टेट नहीं है और कोई यूटी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है दिल्ली हाई कोर्ट। और जो पंजाब एंड हरियाणा है वहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है। चंडीगढ़ में वो स्थित है इसलिए इसको कई बार चंडीगढ़ बोल देते हैं, बट जनरली उसका अगर नाम देखते हैं तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली जो है वो सिर्फ इकलौते ऐसी यूटी है जिसकी खुद की अपनी हाई कोर्ट है, और कब से? 1966 से ही है, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉम्पोजिशन जो है, ठीक है, वो कैसे दे रखे हैं, हाई कोर्ट कैसे काम करेगा, क्या टेन्योर होगा जजेस का, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी होगा, बट आर्टिकल का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कुछ माइनर से चेंज होगा, वो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, जो कॉम्पोजिशन उसको कि किस चीज़ों से मिलकर बनेगी, ठीक है, कॉम्पोजिशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन मतलब कोई चीज़ किससे मिलके बनी है। तो यहाँ पे जब आर्टिकल नंबर 214 आप देखेंगे संविधान के अंदर, तो वहाँ साफ लिखा हुआ है हाई कोर्ट, ठीक है, कोई भी स्टेट की जो हाई कोर्ट है वो क्या होगा, एक चीफ जस्टिस होगा, CJ मतलब चीफ जस्टिस, और अदर जजेस होंगे। अब जैसे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट जब कराया था तो वहाँ पे जो अदर जजेस थे, मैंने आपको बोला था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 जजेस दे रखे हैं, और जो अभी बढ़ा करके कितने कर दिए गए, 33, ठीक है ना, 2019 अगस्त की बात है। ये सुप्रीम कोर्ट की बता रहा हूँ, हाई कोर्ट का नहीं है ये, ठीक है, ये वाला सीन। यहाँ पे बोला सिर्फ चीफ जस्टिस होगा और अदर जजेस। अब अदर जजेस डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट जो है टाइम टू टाइम अपॉइंट करेंगे अकॉर्डिंग टू दी वर्कलोड, कि अगर मान लीजिए किसी हाई कोर्ट के पास काम इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है, जजेस ज़्यादा चाहिए, तो वो जजेस जो है अपने प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे अपने आप। अब यहाँ पे बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स नहीं किया, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था स्टार्टिंग में बोला अदर जजेस यानी कि 7 जजेस होंगे आपके पास इनिशियली, लेकिन बाद में हाई कोर्ट में हम क्या देखते हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस बता रखा है, लेकिन अदर जजेस कितने होंगे ये नहीं कहीं बताया। तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉट फिक्स्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है कहीं पे भी। अब यहाँ पे तो क्या है 33 जज, ये फिक्स है, ठीक है, अमेंड करके 33 कर दिया, 7 को 33, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में 2 साल बाद हो सकता है थोड़ा सा और जजेस की वो रिक्वायरमेंट हो, तो इसको सीधा 40 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये भाई आप ये तो बोलोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन में तो 40 बता रखा है ना, 33 बता रखा है आपका, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं बता रखा अदर जजेस कितने। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट के विल पे डिपेंड है कि वो कितने जजेस को जो है अपॉइंट करेंगे। और प्रेसिडेंट कब करते हैं, जब आपके चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट की वो डिमांड करते हैं, ठीक है। विदाउट चीफ जस्टिस अब एक बात, प्रेसिडेंट को सपना थोड़ी आ रहा है कि यार कितने केसेस पेंडिंग है, ठीक है। हालांकि उनकी जो रिपोर्ट होती है एनुअली वो उनके पास जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस पहले रिक्वेस्ट करेंगे अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, कि सर हमारे पास इतनी वैकेंसी आप जल्दी से अपॉइंट करवाइए। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के पीछे मैंने आपको क्या बताया, जब भी पॉलिटी के अंदर प्रेसिडेंट आता है
तो उसके बैक एंड पे पीछे याद रख लिया करो, पीएम और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो सजेस्ट करता है, ठीक है, तो वो अपॉइंट करवाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हमने देख लिया है क्या कॉम्पोजिशन किस किस से मिलकर बना होगा। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें कहीं पे भी स्ट्रेंथ नहीं बताइए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम क्या अपॉइंटमेंट की, कि भाई अपॉइंटमेंट जो है वो कैसे होता है इनका। अपॉइंटमेंट मीन्स यानी कि नियुक्ति, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। इसमें आपका CGI भी आ जाएगा और जजेस भी आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के मैटर अलग अलग डिस्कस करेंगे, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में किया था। तो अपॉइंटमेंट जो है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो आर्टिकल नंबर 217, ठीक है, आर्टिकल नंबर 217 में ही जो अपॉइंटमेंट बता रखा है, इसी में जो इसको रिमूव कैसे करेंगे वो बता रखा है, इसी में इसकी क्वालिफिकेशन बता रखी है, बट क्लॉजेज अलग अलग है, ठीक है, ये देखना है। तो देखिए आर्टिकल 217 क्लॉज 1 उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट हाई कोर्ट जजेस, क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन दी है, प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि खुद अपॉइंट करेंगे, जब मान लीजिए वो किसको अपॉइंट करें, जजेस को, अगर जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं तो इसमें साफ साफ लगा है यहाँ पे आपको कंसल्ट करना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लस में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। जिस स्टेट के हाई कोर्ट से आप अपॉइंट करना चाहते हो उस स्टेट के गवर्नर से भी अब आप क्या करोगे, कंसल्ट करोगे, किस किस से, CGI, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो थर्ड जजेस केसेस आए थे, जैसे हमने आपको उसमें बताया था ना सुप्रीम कोर्ट के केस में 1998 में आया था थर्ड जजेस केस, इसमें बोला कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उससे भी आप जो है कंसल्ट करेंगे, नॉट ओनली CGI के साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी, ठीक है। और जब इन केस अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, अगेन प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये C है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करने से पहले कंसल्ट करेंगे किससे, गवर्नर ऑफ द स्टेट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CGI, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमने देख लिया अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होता है। अब जो है यहाँ पे आपको जजेस केसेस याद रखना कि फर्स्ट जजेस केस में क्या था, उसमें मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में बताया था ना, सेम वही केस यहाँ पे लगेगा, बट आपको यहाँ पे बस हाई कोर्ट, जहाँ सुप्रीम कोर्ट वाला वहाँ पे आपको इसको क्या करना है, हाई कोर्ट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब मैं आपको जो लेक्चर करवा रहा हूँ ना, वो इस तरीके से ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल लेक्चर जो आप देखोगे समझ में नहीं, इंटरकनेक्टेड है सारे लेक्चर्स, ठीक है। तो आप जो है एक एक करके सारे लेक्चर्स देखोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप डायरेक्ट किसी किसी लेक्चर्स के ऊपर आ रहे हो तो उससे क्या होगा, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, क्लियर है। तो जजेस केस आपको याद रखना है, कब कब हुआ है ईयर याद रखना है, ताकि आपको जब आप मेंस आंसर लिखो तो उसमें भी आपका ये झलक जाए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में बताया था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014, इसको जो है कब डाला गया था, 99th अमेंडमेंट करके, ये आपको अमेंडमेंट याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है, 2015 के प्रीलिम्स में आ रखा है, ठीक है। 99th अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद, तो ये क्या था NJAC, और इसको जो है क्या कर दिया गया, नल एंड वॉइड। क्यों, ये बोला गया इसके तहत क्या हो रहा है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वो ताक पे रखी जा रही है इससे, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वो कैसे, रीजन बिंग इसमें बोला गया था कि आपसे क्या होगा, जजेस का जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, अब तो कोलिजियम सिस्टम करता था 2014 से पहले, लेकिन ये बोला कोलिजियम को रिप्लेस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम जो है एक काउंसिल कमेटी बनाएंगे जिसमें क्या होगा, CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक PM होंगे और एक ऑपोजिशन पार्टी के क्या होंगे आपके मेंबर जो हेड होते हैं, जैसे कि हाँ जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड आएगा लीडर। तो जो लीडर है वो और PM और प्लस में CGI। अब एक बात बताइए, PM प्लस में ऑपोजिशन के मेंबर, मतलब जो लीडर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्लस में एक CGI हो। अब यहाँ पे जुडिशरी का कितना बंदा है, एक है। एग्जीक्यूटिव के कितने आ गए यहाँ पे, 2। तो इन केस जब अपॉइंटमेंट करना होगा जजेस को तो इसकी तो सुनवाई होगी नहीं। अगर मान लो ये बोलेगा कि नहीं इस बंदे को नहीं करना, ये जूनियर है, तो ये क्या है, 2 हैं, ये दोनों आपस में मिल गए और यहाँ पे ये 2 गए। जब वोटिंग होगी तो मेजोरिटी तो इनकी रहेगी ना, एग्जीक्यूटिव की, तो जो जुडिशरी है उसकी तो सुनी नहीं गई।
तो इसलिए बोला गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वो जो है यहाँ पे इस पर ताक पे रखी जा रही थी, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कर दिया, नल एंड वॉइड, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी जो है इसके अंदर आपको ये याद रखना है, एनजेक जो है अब नहीं है, अभी दोबारा से हमारा जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है वो कोलिजियम सिस्टम आ गया, ठीक है। कोलिजियम जो है आपको याद रखना है क्या करता है, देखो कोलिजियम काम कैसे करता है। कोलिजियम क्या होता है भाई, 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस सीजीआई, वो क्या करते हैं, मान लो हाई कोर्ट के अंदर किसी जज को वो करना है, ठीक है, हाई कोर्ट के जज को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, या किसी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। तो कोलिजियम जो है वो नाम ना भेजता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट तो जो नाम आ गई लिस्ट की, ठीक है भाई, ये 10 बंदों को आप प्रमोट कर दो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। अब जो फाइनल अथॉरिटी है वो है किसकी, आपकी पार्लियामेंट की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी फाइनल अथॉरिटी है, वो अपॉइंट करेगी, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अभी लास्ट ईयर या इसी साल की स्टार्टिंग की बात है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट की अंदर वैकेंसीज थी, तो वहाँ पे क्या बोला गया, जो सीजीआई थे हमारे इससे पहले वाले, उन्होंने बोला कि आप जल्दी से जल्दी करके क्यों नहीं कर रहे हो, हमारे जो वैकेंसीज खाली उनको फिल क्यों नहीं कर रहे हो, हमने आपको नाम दे दिए सजेस्ट करके कि भाई इनको अपॉइंट करना है, पर आप कर क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है, बेसिक से जुडिशरी नॉमिनेट कर सकती है अपने लिए जजेस को, लेकिन फाइनल अथॉरिटी अभी भी किसकी है, पार्लियामेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक से उन्होंने लिस्ट दे दी हो, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो लिस्ट उसको सारे को माने, ठीक है। उसमें से हो सकता है 2 जजेस को ही अपॉइंट कर दें, क्योंकि फिल करने का काम किसका है, अपॉइंट करने का काम तो भाई प्रेसिडेंट ही तो अपॉइंट करेंगे ना, लेकिन प्रेसिडेंट से कब अपॉइंट करेंगे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए मंजूरी दे देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अभी क्या है हमारा, नॉमिनेट कैसे होते हैं, अभी कोलिजियम सिस्टम से, ठीक है, एनजेक सिस्टम खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि भाई मान लीजिए कोई जज है, अगर मैं जज बनना चाहता हूँ तो भाई मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है, किस सिचुएशंस को मुझे पार करना होगा। चलो अब देखते हैं किस सबसे पहले आएगा आपका, जैसे क्वालिफिकेशंस हो गया, ओथ हो गया और सैलरीज। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता। क्वालिफिकेशन को यही बोलते हैं ना हिंदी में, तो शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें है ना साफ साफ बोला गया है जैसे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में बताया था, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको क्वालिफिकेशन दी गई है, और कुछ याद हो ना हो, ठीक है, तो एक चीज याद रखना आपको, वो क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सिटीजनशिप वाला जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, तो आप ये देख लो कि सिटीजन बनना कितना जरूरी है। अगर आप देश के अंदर कुछ भी चाहते हो तो पहले सिटीजन तो हो, सिटीजन होने, और फिर आप बोलोगे भाई सर मुझे वो बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, तो उसके लिए भी आपको सिटीजन होना जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो सिटीजन होना जरूरी है, एमएलए बनना है सिटीजन होना जरूरी है, एमपी सिटीजन होना जरूरी है। तो ये तो सब में ही मस्ट है, ठीक है, आंख बंद करके ये तो आप याद कर लो कि सिटीजन बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला था मैंने आपको कि 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बोला कि 10 साल तक, ठीक है, 10 ईयर्स तक क्या करे वो, कोई भी जुडिशियल ऑफिस में काम उसने हैंडल किया हो, किसी जुडिशियल ऑफिस को। जुडिशियल ऑफिस क्या होता है भाई, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है ना, डिस्ट्रिक्ट जज, उसके नीचे के जो आपके व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उन्होंने 10 साल तक उस ऑफिस के अंदर कोई 10 साल तक काम किया हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पे भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस संभाला हो, या फिर 10 साल तक आप क्या हो, जज रहे हो जज के लिए तो हम कर ही रहे हैं, जज नहीं एडवोकेट, 10 ईयर्स तक एडवोकेट रहे हो, ठीक है। 10 साल तक या तो आप एडवोकेट रहे हो हक, और एडवोकेट कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट में ही तो आप करोगे ना काम, हाई कोर्ट से ही तो प्रमोशन लेके जज बनोगे। तो ये याद रखना है, ये 3 कंडीशन जो आपके याद रखने ओथ के अंदर आएंगे, नॉट ओथ, क्वालिफिकेशन, कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 10 साल तक आपने कोई जुडिशियल ऑफिस को संभाला हो, 10 साल तक आप किसी हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट रहे हो, ठीक है। और ये जरूरी नहीं किसी एक ही हाई कोर्ट में, 10 साल जो हम काउंट करते हैं वो हो सकता है जैसे आप एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में गए, तो उसके अंदर कंटिन्यू हम देखते हैं कि 10 साल तक आप एडवोकेट रह चुके हो, यानी कि जिसको हम बोलते हैं टोटल एक्सपीरियंस। मान लो आप 2 साल आपने एक कंपनी में काम किया, 3 साल दूसरी कंपनी में काम किया, 4 साल तीसरी कंपनी में काम किया, तो कम्युनिटी जो मैं देखूँ, ठीक है, 4 3 7 और 2 9 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हम जब जज जिस व्यक्ति को हमें बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल देखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं देखते इस हाई कोर्ट में कितने साल से रह रहे हैं, ठीक है, वो नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं ओथ क्या होती है। देखो ये जो बेसिकली अगर आपके माइंड में आए कि ये क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में आती है, वो मैं बता देता हूँ। ये आती है आर्टिकल नंबर 217 के अंदर ही, बट क्लॉज 2 में, ठीक है, 217 आर्टिकल क्लॉज 2 के अंदर क्वालिफिकेशन दे रखी है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे किसकी, ओथ की, तो देखिए जो ओथ है, मैंने आपको बताया जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स हैं हमारे, ओथ से क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी आ जाती है,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मान लो कोई भी जज बन गया और कल को इलीगल टास्क को मतलब अंजाम दे दे, तो इससे क्या होगा, आपने ओथ दिलवाई है ना, तो उससे आप उसको अकाउंटेबल बना दोगे कि भाई आपने ना इस गरिमा पे आने के लिए, इस पोस्ट की गरिमा को बनाए रखने के लिए आपने एक शपथ ली थी पूरे ऑल ओवर देश के नागरिकों के सामने, ठीक है। जो ओथ होती है वो बेसिकली क्या होती है, पब्लिकली होती है। ऐसा नहीं कि वो किसी गुप्त रूम में होती है, ठीक है, सीक्रेट रूम में नहीं होती है, ओपनली होती है, टीवी पे भी टेलीकास्ट होती है, उसको सब कोई देख सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आप अकाउंटेबल हो, भाई आपने सबके सामने, सब गवाह है, ठीक है, सबने देखा था, आपने ओथ ली थी, इसलिए जो है ओथ दिलवाई जाती है, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, लीगल है, कानून है, तो कानून को फॉलो तो करना पड़ेगा। अब कानून वाले कानून को ही फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, मान लो जो कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, अगर वही फॉलो ना करें तो फिर कौन फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसलिए ओथ बहुत ज़रूरी है। तो ओथ की अगर जब मैं बात करता हूँ तो ये बेसिकली आर्टिकल नंबर 219 में इसकी बात की है, ठीक है, 219 में यहाँ पे बोला गया है जो हाई कोर्ट का जो भी जज जो अपॉइंट होता है, ठीक है, मान लो अगर जो चीफ जस्टिस है या फिर हाई कोर्ट का जज प्रमोट हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे उसको कौन जो है ओथ दिलवाएगा, आपको ये याद रखना है, सिंपल सी बात है, गवर्नर दिलवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के केस में कौन दिलवा रहा था, प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पे याद रखना है हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे, वहाँ गवर्नर ही, लेकिन ओथ आपके गवर्नर दिलवाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट ही दोनों काम कर रहा था, अपॉइंटमेंट भी और ओथ भी, लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट तो हाई कोर्ट में कौन कर रहा है, आपके प्रेसिडेंट, लेकिन शपथ कौन दिलवा रहा है, गवर्नर, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ओथ जो है बेसिकली आपका थर्ड जो शेड्यूल है उसमें मेंशन की है, और उसी के तहत ही जो है वो क्या करते हैं, आपकी शपथ लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी की जो बातें की गई हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको क्या बताया था, जब मैं सैलरी के बारे में कुछ पढ़ाता हूँ तो बच्चों के कान खड़े होते हैं, ठीक है, सैलरी सर, हाँ सर सैलरी बताओ कितनी होती है इनकी, ठीक है। तो बेसिकली जो सैलरी की बात की गई है वो है आर्टिकल नंबर 221 के अंदर, ठीक है। शपथ कब आई थी, 219 में आई नहीं थी, मतलब कौन से आर्टिकल में आती है, ठीक है, कभी आप सोचो कि 219 में आई थी, ऐसा नहीं है, 219 ईयर नहीं कह रहा हूँ, आर्टिकल है वो। तो सैलरी की बात 221 में की गई, ठीक है। यहाँ पे जो है 2018 के अंदर फाइनेंस एक्ट पास हुआ था, ठीक है, बजट के अंदर, तो उसमें क्या करेगा, जजेस की जो सैलरी थी हाई कोर्ट की वो 2,25,000 कर दी गई, 2,25,000, लेकिन जो जज है चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का उसकी जो है 2.5 लाख है, 2.5 लाख, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे वही बात है, हाई कोर्ट के अगर वो चीफ जस्टिस हैं, जज है, तो उनको एक अपना ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है, उसके अंदर वो अपना काम करते हैं सब कुछ, और उनको गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ मिलता है। और मान लिया अगर कोई जज रिटायर हो गया तो उसको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जज अभी हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का कोई जज लगा लो, अगस्त 2021 के अंदर वो रिटायर हो रहा है, उसके बाद क्या उसको फैसिलिटी मिलेगी सब कुछ, तो सारी फैसिलिटी नहीं मिलेंगी, बट उसको क्या मिलेगा, जैसे हम देखेंगे कि जुलाई 2021 में उसकी बेसिक पे कितनी थी, जो मैं बोलूँगा 2,25,000, ये इसकी बेसिक पे है, ठीक है। बाकी अलाउंसेस और मिलते हैं, लेकिन इस पर हम पेंशन की बात जब करते हैं तो 2,25,000 का आप 50% निकाल लीजिए, तो 1,12,500 आएगा, ठीक है, 1,12,500 रुपये, तो वो जो है इनकी क्या हो जाएगी, पेंशन बन जाएगी। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो याद आ रही है वो क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि माइट भी एग्जाम में आए, ठीक है, तो आपको भी रेडी रहना है हर चीज़ के लिए। वो क्या है वो बताता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज करके स्पेस निकाल लेता हूँ, फिर बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। अभी देखिए, अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कहाँ से आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, यस और नो, कितने बच्चों को लगता है, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट जजेस, अगर मैं जजेस बोल रहा हूँ तो यहाँ पे चीफ सीजीआई भी आ जाएंगे, ठीक है, अलग से नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, सीजीआई भी इंक्लूडेड है इसमें। तो सैलरी प्लस पेंशन, ये दो बातें करूँगा मैं, इधर मैं लिखता हूँ हाई कोर्ट जजेस। जब मैं हाई कोर्ट जजेस लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर आपका जो चीफ जस्टिस यहाँ पे सीजीआई, ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सीजीआई भी इंक्लूडेड है, और यहाँ पे चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट की वो इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ सैलरी प्लस पेंशन। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात जो आपको बतानी है, यहाँ पे सैलरी कौन देता है जजेस को, तो आप बोलोगे सर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे कौन? स्टेट गवर्नमेंट, यही बोलोगे ना। तो अगर आप ये बोलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा और इसको स्टेट गवर्नमेंट देगी तो आंसर इज रॉन्ग, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती, यहाँ पे याद रखना है पार्लियामेंट देती है, ठीक है, पार्लियामेंट देती है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी ये नहीं इंपॉर्टेंट, ये नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे आ सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड, नो, पार्लियामेंट डिसाइड्स। यहाँ पे आ सकता है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड द पेंशंस और आपकी सैलरी ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, नो, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, उसमें आपके ओपोजिशन के मेंबर्स भी आते हैं, वो वोटिंग करते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ याद रखना, वोटिंग जैसे मैंने भी बोल दिया वो गलत है, वोटिंग नहीं होगी जजेस की सैलरी और इनके ऊपर वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहाँ से निकलती है सैलरी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहाँ से उनकी सैलरी आती है। और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कहाँ से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, स्टेट का भी तो अपना होता है ना फंड, तो वहाँ से जो है इनकी सैलरी निकलती है। अब देखिए, मैंने आपको जब पार्लियामेंट का जब लेक्चर करवाया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो बजट पास होता है, ठीक है, तो उसमें दो होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है चार्ज मेड अपॉन, चार्ज मेड फ्रॉम, और एक होता है चार्ज अपॉन। तो जो चार्जेस चार्ज अपॉन होते हैं, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से, जो कि जाना ही जाना है, जैसे गवर्नमेंट ने लोन लिया तो उसका किस्त जानी ही जानी, ठीक है, उसका इंटरेस्ट जाना ही जाना है। दूसरा सैलरी है, एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, तो उसकी सैलरी जानी ही जानी है, उनके पेंशन जानी है। तो ये क्या होता है? चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी है, भाई सैलरी में तो आ रहा है, तो ये भी तो उस पर लगेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है, देखो सैलरी और पेंशन मैंने इसलिए लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चाहे चीफ जस्टिस हो और या अदर जजेस हो, उनकी सैलरी और पेंशन जो है आपकी ये जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आती है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड जो कि आपकी यूनियन गवर्नमेंट रिलीज करती है, ठीक है ना। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस में क्या होता है, सैलरी जब तक वो काम कर रहे हैं, सैलरी तो स्टेट गवर्नमेंट जो है रिलीज करेगी, ठीक है, भाई स्टेट गवर्नमेंट जो वो रिलीज तो वही करेगी ना, एग्जीक्यूटिव वो, ठीक है, रिलीज करती है कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। बट यहाँ पे जो पेंशन है, पेंशन जो है वो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है वो रिलीज करती है, ठीक है। मान लीजिए कोई जज जो है हाई कोर्ट से रिटायर हो गया, अब रिटायर होने के बाद पेंशन स्टेट नहीं देगा, स्टेट तो सिर्फ सैलरी देगा, पेंशन आपकी ये देगी यूनियन गवर्नमेंट, वो रिलीज करेगी, ठीक है, उनके पेंशन। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है कि बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, सैलरी कौन दे रहा है? स्टेट, पेंशन यूनियन गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना है। और कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ना, या कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें ना यही सिंपल वर्ड लाइन ऐसे ही लिखी आएगी, द सैलरी एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो आंसर इज रॉन्ग, गलत है। क्यों भाई? सैलरी देता है स्टेट, सिर्फ पेंशन कौन देता है? ये यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो ये छोटी सी नॉलेज थी, अब वो क्या करेगा, सैलरी और पेंशन दोनों को एक साथ लेके आएगा। जब आप वो स्टेटमेंट को पढ़ोगे आपको एकदम से लगेगा यार ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कि इसमें गलत क्या है। लेकिन मैंने क्या बोला है, वो स्टेटमेंट ऐसे ही आएगी, सैलरी एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। अब मैंने आपको क्या बोला है, सिर्फ सैलरी चार्ज होती है, पेंशन नहीं। पेंशन को कहाँ से चार्ज होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सैलरी देख ली, पेंशन देख ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये जो मैंने अभी आपको करवाया, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी सी बारीकी थी, ठीक है। तो ये बच्चे ना इग्नोर कर देते हैं और ये इस पर ध्यान नहीं देते, और एग्जाम में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आएगी। इसलिए देखो क्या बोला जाता है, यूपीएससी इज़ नॉट टफ एग्जाम, मैं पहले बताता हूँ, ठीक है। सिविल सर्विसेज एग्जाम इज नॉट अ टफ एग्जाम, जैसे बोलते हैं ना कि इट इज़ इंडिया सेकंड मोस्ट टफ एग्जाम, ठीक है, सेकंड मोस्ट, या ये कहते हैं टॉप मोस्ट टफ एग्जाम। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? अरे भाई आप लोग है ना क्या करते हो, जिस चीज़ की भी तैयारी करते हो, पहली बात तो आँख खोल के तैयारी नहीं करते हो, ठीक है। आँख खोल के कहने का मतलब ये आप अटेंटिव होकर नहीं काम करते हो। आपको जैसे मैंने अभी ये बताया, ठीक है, मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं जो सिविल सर्विस की तैयारी करता है, वो ये बोलता है कि 10 से 11 बार पढ़ चुका हूँ इसको मैं,
ठीक है, ये पेटेंट डायलॉग है, ये जो सिविल सर्विस की एग्जाम तैयारी करता है मैं उसकी बता रहा हूँ। वो पेटेंट डायलॉग उनका ये होता है, भाई 10 से 11 बार पढ़ चुके हैं इसको, और इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है अब हमें, सारी रट रखी है बुक। अच्छा जी, एग्जाम आता है, एग्जाम में यही चीज़ें आएंगी सिंपल जो मैंने अभी आपको बताया, वो एज इट इज़ कॉन्फिडेंस, अरे पार है अपना एग्जाम इस बार लेकिन रिजल्ट में आता है ओ माई गॉड रियली यूपीएससी इज़ वेरी टफ, ये नहीं होता। भाई मैंने आपको क्या बताया, आपको एक चीज़ याद रखनी है, कॉन्फिडेंस, देखो मैं ये नहीं कह रहा अंडर कॉन्फिडेंस भी सही नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस भी सही नहीं, कॉन्फिडेंस आपका लेवल पे ही होना चाहिए, तो वो क्या होगा आपके नैया पार करवा देगा। अंडर कॉन्फिडेंस रहोगे तो चीज़ें आती आती भी खराब कर जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस होंगे चीज़ें नहीं भी आती होंगी तब भी उसका जो है मतलब क्या करोगे, ऑब्वियस ओवर कॉन्फिडेंस उसको गलत करके आओगे, भाई नहीं आती तो छोड़ दो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं नहीं मैंने पढ़ रखा है ऐसे कैसे नहीं आएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे उसको गलत करके आ जाओगे, तो वो भी गलत है। तो ये याद रखो कॉन्फिडेंस अपना एक लेवल पे रखो, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको याद रखना होना भी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अंडर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें याद रखना, आपने चाहे कितनी ही बार बुक की रीडिंग कर लियो, लेकिन रीडिंग ऐसा नहीं है, देखो मैं अभी अगर मान लो मैं अभी यहाँ न्यूज़पेपर नहीं रखा मेरे पास स्टूडियो में, नहीं तो मैं अभी आपको जैसे मैं दिखाता हूँ, अब मान लो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे उसको 10 बार पढ़ लूँ, वो डिपेंड करता है कि मैंने कितनी फोकस के साथ उसको न्यूज़पेपर को पढ़ा है, ठीक है, उसमें से मैंने काम का क्या निकाला है, तो ये चीज़ें आपको मैटर करती है, आप लक्ष्मीकांत को कितनी बार पढ़ रहे हो उसमें से काम का क्या देख पा रहे हो, ठीक है, ये दे। चलिए तो अब बात करेंगे हम किसकी, रिमूवल की। तो रिमूवल आपको याद रखना है, रिमूवल अगेन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो जो 217 आर्टिकल था, ठीक है, उसी के अंदर इसकी बात की गई है रिमूवल की भी, क्लियर। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ऐसा जो फिक्स नहीं है कि जो व्यक्ति है, ठीक है, जो जज है उसको कब आप रिमूव करोगे, ठीक है, उसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन दे रखी है कि रिमूव करने के लिए। सबसे पहले जैसे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट बताया था, सुप्रीम कोर्ट में क्या बोल रखा है, सबसे पहले या तो वो व्यक्ति इनकैपेसिटी से काम कर रहा हो, यानी कि जितनी कैपेसिटी उससे कम काम कर रहा हो, या फिर मिसबिहेव, प्रूव्ड मिसबिहेव, भाई बिहेवियर ही सही नहीं कर रहे वो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए ये 2 केसेस हैं जिसमें आप कह रहे हो कि उनको रिमूव कर सकते हो, इनकैपेसिटी और मिसबिहेव, लेकिन उससे पहले एक रीज़न और बता देता हूँ कि जिससे वो अपनी सीट को छोड़ सकते हैं। एक तो होता है सेल्फ रिजाइन, भाई मैं खुद ही रिजाइन लिख कर दूँ, और वो जब रिजाइन करेंगे तो किसको करेंगे, प्रेसिडेंट को लिख करके, ठीक है, ये ध्यान रखना, किसको, प्रेसिडेंट को लिखेंगे, ऐसा नहीं गवर्नर को लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट को जब वो लिख के दे देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनका माना जाएगा कि दैट पर्सन हैज़ रिजाइन फ्रॉम द हाई कोर्ट। अब उसके बाद यहाँ पे एज की बात मैं करता हूँ, तो एज सुप्रीम कोर्ट में कितनी थी, 65, लेकिन यहाँ पे है 62, ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में ही आपको बता दिया था, यहाँ पे दी गई 62 मैक्सिमम एज, कि आप 62 तक जो है आप हाई कोर्ट के अंदर काम कर सकते हो, उसके बाद आप रिटायर। लेकिन सिमिलरली यहाँ पे मिनिमम एज नहीं बताई है कि भाई मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपको इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना है, ठीक है, मैं जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना है तो आपको एटलीस्ट 50 वनडे मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एटलीस्ट 20 टेस्ट मैच खेलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लियर है। और इसमें से 50% आपने क्या है विदेशों में खेला हो मैच, तब हम क्या बोलेंगे आपको कैप्टन बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो है मिनिमम एज नहीं बता रखी भाई किस एज को आप ये बोलोगे भाई इस एज के बाद जो आप जज बन सकते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो जज 25 साल का भी बन सकता है हाई कोर्ट का, ठीक है। मान लो 21 साल के अंदर उसने जुडिशियल जो एग्जाम होता है उसको क्लियर किया और 2-3 साल उसने जो है अपना काम किया और उसके बाद भाई मान लो उसको अपॉइंट कर दिया, डायरेक्ट जज बना दिया, ठीक है, तो हो सकता है। बट मिनिमम एज क्वालिफाई यहाँ पे नहीं बता रखी, ये ध्यान रखना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो 62 है आपकी एज। अगर यहाँ पे पहला रीजन क्या था, सेल्फ रिजाइन कर जाए, दूसरा रीजन क्या है भाई आपकी एज पूरी होगी 62 तब भी वो सीट खाली हो जाएगी जज की। थर्ड रीजन ये है या तो इनकैपेसिटी है या मिसबिहेव है। अब इस पे बात करते हैं, ये ऑलरेडी जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट में बताया था आपको, मान लीजिए इन 2 कंडीशंस में तो प्रेजेंट क्या करते हैं, प्रेजेंट रिमूव करेंगे। कब करेंगे, जब वो पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे, उसमें बताएंगे कि ये भाई ये ऐसे ऐसे इस जज को जो है हम हाई कोर्ट के रिमूव कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। पार्लियामेंट को एड्रेस करने से पहले पार्लियामेंट के ही कोई हाउस जैसे लोकसभा या फिर राज्यसभा वो एक मोशन लेके आएगा, ठीक है। मैंने आपको जो पार्लियामेंट का लेक्चर था उसमें बताया था
पार्लियामेंट के अंदर जो भी काम होता है वो आपका या तो रेजोल्यूशन लेके आता है या फिर मोशन के साथ होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी एमपी का मन करा सर बहुत दिन हो गए बोला नहीं कुछ, आज मुझे बोलने दो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें ना आपको क्या करोगे, जो स्पीकर होते हैं या चेयरमैन होते हैं उनकी परमिशन से आप मोशन लेके आओगे, ठीक है। और टाइम भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नहीं पता है तो पार्लियामेंट को अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। अच्छा चलो जी, मोशन लेके आ गए आप। अगर आया लोकसभा में मौसम तो इस मौसम बोल रहा हूँ, दैट इज मोशन, ठीक है। वो फिजिक्स वाला मोशन नहीं, ये मोशन है दूसरा पार्लियामेंट वाला। तो भाई ये बोला है आपको 100 MPs अपने साथ हाँ में रखने हैं कि भाई हाँ हम चाहते हैं कि इस जज को आप हटाओ, ठीक है। तो लोकसभा में 100 बोला है और राज्यसभा के अंदर अगर मोशन लेकर तो भाई बोला 50 सदस्यों की आपकी सहमति होनी चाहिए, तभी जो है आपके पास आएगा। ये कंडीशन मान लो फुलफिल हो गई, पहले कंडीशन भाई लोकसभा में 100 ने हाँ कर दिया या राज्यसभा में 50 ने हाँ कर दिया। उसके बाद जाएगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या फिर अगर लोकसभा से है तो फिर स्पीकर के पास, ठीक है, स्पीकर के पास जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, चेयरमैन और स्पीकर के पास ये एक पावर है कि वो या तो इसको एडमिट करें, भाई मान लें ठीक है भाई मैं इसको एडमिट करता हूँ और आप आगे प्रोसीड करें, या फिर नॉट एडमिट। अगर इन्होंने एडमिट नहीं किया कि भाई नहीं ये मोशन आगे हम नहीं बढ़ा रहे, तो जो रिमूवल प्रोसेस है इन दो प्रोसेस इनकैपेसिटी मिसबिहेव पे, वो वहीं पे खत्म कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर एडमिट कर लिया देन तो ऑब्वियस जो हमने सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया था, यहाँ पे जो चेयरमैन या फिर स्पीकर है वो 3 मेंबर कमेटीज का गठन करेंगे, 3 मेंबर्स कमेटी। अब ये 3 मेंबर्स कमेटी क्या होता है, ऑब्वियस 3 मेंबर होंगे, कौन कौन, CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर CJI अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जज। दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और कौन, एमिनेंट जूरिस्ट, भाई जिसको लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज है वो व्यक्ति, एमिनेंट जूरिस्ट। अब ये कमेटी जो है इस जज के ऊपर अपनी सारी कार्रवाई करेगी, ठीक है, सारे कंडक्ट करेगी, इससे क्वेश्चंस करेगी। अब अगर फाइनल में इन्होंने ये बोल दिया इस कमेटी ने कि भाई यस वी फाइंड हिम गिल्टी, हमने इसको गिल्टी पाया है, और ये जो आप चार्जेस इस पर लगा रहे थे मिसबिहेव का, हमने भी पाया है कि दिस पर्टिकुलर जज इज मिसबिहेव्ड विद द अदर कोलीग्स ऑल्सो, तो इसके तहत क्या ये गिल्टी है। और जैसे ही ये फाइनल रिपोर्ट आई तो हाउस में वो रिपोर्ट दोबारा आएगी, उसके तहत भाई ये मान दिया गिल्टी है, तो क्या होगा, हाउस जो है अब आगे प्रोसीड करेगा वोटिंग के लिए, ठीक है। वोटिंग करो जी, वोटिंग में क्या होगा, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वोटिंग में स्पेशल मेजोरिटी से दोनों सदनों से, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी कौन सी भी, वो याद रखो 50% + 1, यानी कि आपके सदस्य 50% + 1 तो होने ही चाहिए, प्रेजेंट तो होने चाहिए उस दिन। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे लगा लो 100 है, तो 100 का 50% + 1 करोगे तो ये हो जाएगा 51, भाई 50% 50 और एक जोड़ दो 51, ठीक है। तो 51 सदस्य तो होने चाहिए। अब 51 का भी 2/3 निकाल लीजिए आप, तो आप बोलोगे ये 17 तो 34, तो 34 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो यस करें कि हाँ इसको हम जो है पास करते हैं इस मोशन को। तो ये जो है आपके, पहली बात तो 2 कंडीशन देनी। कंडीशन नंबर 1 भाई 50% + 1 आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस दिन वोटिंग के लिए, भाई है। उसके अंदर से भी 34 ये बोलने से कि हाँ हम इसको पास करते हैं, तब जो है आपका जज रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है प्रेसिडेंट साइन करेंगे और उस जज को हटा दिया जाएगा। ये है पूरा प्रोसेस, यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो आप देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस बनाया, रीजन बिंग ताकि जो जुडिशरी के जो जज है वो बिना खौफ किए, ठीक है, बिना डर के अपना काम अच्छे से करें, निष्पक्ष हो गए। अदरवाइज तो क्या होगा, वो फिर गवर्नमेंट के तलवे चाटेंगे कि भाई हमारी जो जॉब है उसको बनाए रखना। भाई वो अभी तो क्या जॉब नहीं है, ठीक है, एक प्रोफेशन है वो लॉयर, वो जज का, लेकिन वो फिर एक तरीके से क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे जॉब बन जाएगी, ठीक है। अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे जॉब नहीं है ये जजेस की, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं जुडिशरी के नीचे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पता था। अगर हम इसको एग्जीक्यूटिव के नीचे करेंगे जजेस का अपॉइंट वगैरह सारा, तो ऑब्वियस ही बात है, वो खुद वकील थे तो उन्हें पता था, ठीक है, और ऊपर से एग्जीक्यूटिव भी वही थे तो उनको पता था अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस ही बात है भाई आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसा जरूर व्यक्ति जरूर आता है जो कि वो चाहता है कि हम पावर को अपने हाथ में रखें, ठीक है। अच्छा, तो हमने रिमूवल देख लिया है, अब बात करते हैं टेन्योर की। देखिए जो टेन्योर है
अभी क्या है कि जो टेम्परेचर है ना बाहर का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडियो के अंदर खड़ा भी होना पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। हालांकि अभी तो नाइट रात है, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया तो मैं आराम से खड़ा हुआ हूँ। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जब मैंने करवाया था तो उसमें मैं दिन का समय था और काफ़ी ना गर्मी लग रही थी उस टाइम मुझे, तो इसलिए जो है अभी मॉर्निंग और लेट नाइट में आपके लेक्चर्स करता हूँ, तो जिससे क्या होता है कि आपको मैं लेक्चर्स क्वालिटी अच्छी दे पाऊँ। अब होगा क्या, मालूम मैं ही अच्छे से नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ स्टूडियो के अंदर, तो जिससे क्या होगा कि आपको भी लगेगा कि सर है ना थोड़े लेजी से लग रहे हैं, आज एक्टिव नहीं है, तो जिससे क्या होगा कि आपका मन भी नहीं करेगा फिर पढ़ाई का। तो इसलिए जो है मैं चाहता हूँ कि भाई आपकी जो स्टडी उस पर कोई एम्पर ना है, ठीक है। तो इसलिए जो है अब मुझे लेट नाइट जो है अपना काम करना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो भैया ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं ना कहीं आपको कुछ करना है ज़िंदगी में तो और मुझे कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। आज नहीं तो कल से ही मेहनत तो सबको करनी है, आपको भी करनी है और मुझे भी करनी है। चलिए तो हम बात करते हैं अभी किसकी, टेन्योर की। देखिए जो टेन्योर है कॉन्स्टिट्यूशन का जब आप पीडीएफ देखेंगे, ठीक है, आई होप तो नहीं करूँगा, मुझे ऑब्वियसली सबको पता है कि जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, ठीक है, मैं जब भी उनको कुछ बोलता हूँ वो उसको अपने अमल में जरूर लेके आते हैं। तो देखो मैं क्यों बोलता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने साथ रखो, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ उसको मैच करते चलो। हो सकता है कभी मैं बोलते समय गलती करता हूँ या बोल सही रहा हूँ लिखने में गलती कर जाऊँ, तो आप कमेंट में आप लिख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे करेक्शन है, तो जिससे क्या होगा जो बाकी आपके पेयर्स होंगे, ठीक है, बाकी वो साथी होंगे वो सीख लेंगे कि हाँ यहाँ पे सर से गलती होगी, कोई बात नहीं। तो देखो गलती तो सबसे होती है, और कई बार क्या होता है कि हमारा माइंड ऐसा लगता है कि हाँ हम सही लिख रहे हैं, ठीक है, खासकर जब आप मैथ्स का लेक्चर देखते होगे तो उसमें कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जो 10 साल जिसको पढ़ाते हुए हो गया एक्सक्यूज मी ओके, तो ऐसा नहीं कि जिसको 10 साल हो गए तो वो गलती नहीं कर सकते, गलती सबसे होती है, ठीक है। जैसे कि मैं पानी पी लेता हूँ, एकदम से ना गले में कुछ ऐसा लग रहा है कुछ अटक गया है। चलिए अभी ठीक हो गया गला। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जब आप पीडीएफ देखेंगे तो उसमें ना कहीं पे भी टेन्योर फिक्स नहीं है, ये कहीं बताया है नहीं कितने साल के। जैसे हमने भी देखा था राज्यसभा का जो मेंबर है हर 6 साल बाद 6 साल के लिए अपॉइंट होता है और हर दूसरे साल जो है इसकी वोटिंग होती है। तो ऐसे कहीं पे ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि भाई जो उसका टेन्योर है 5 साल होगा, जज भाई अगर मान लो कोई जज बन गया तो 5 साल तक रहेगा, 3 साल तक रहेगा, ऐसा कहीं नहीं मेंशन किया हुआ, ठीक है। लेकिन हाँ ये बता रखा है कि आप 62 साल तक की एज तक आप क्या करोगे, काम करते रहोगे, ठीक है। और ये जो है कहाँ बात की गई, 217 के अंदर ही, आर्टिकल नंबर 217 के अंदर ही बात की गई है, ठीक है। चलिए तो ये तो हमने बात कर ली टेन्योर की होगी, अब रिमूवल हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, सैलरी हो गई, ये सारे डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ जजेस। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में हमने करा था क्या ट्रांसफर, बताइए बताओ बताओ, देखा है लेक्चर या नहीं देखा अभी तक? अरे भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो छोटी छोटी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, हालांकि ये मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, लेकिन पेड स्टूडेंट को थोड़ा अलग से तरीके से करवाता हूँ, ठीक है। तो आपको देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, ये हमारा एम यही है कि भाई बच्चों के अंदर जो जिसके पास टैलेंट है, ठीक है, वो हमसे सीखे और अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू भी जो है अपनी जो एम है उसका उसको पाए। लेकिन अब मान लीजिए हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी हेल्प भी चाहिए होती है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं अपना पेड कंटेंट भी निकालते हैं ऑफलाइन में। धीरे से अभी अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, पहली बार जो अभी ऑनलाइन उसमें भी आ रहे हैं, तो ऑनलाइन भी हम जो है बच्चों को भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत डीप में करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको सतही ज्ञान करवा रहा हूँ, नहीं, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन को साथ लेके चल रहा हूँ। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, मैं आप आऊँ, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और सीधा सीधा बोलने लगता हूँ, देखो ट्रांसफर ऑफ जजेस, ठीक है, ऐसा होता है, प्रेजेंट ये करेंगे, उसके बाद गवर्नर ऐसे करेंगे, चलो जी आपका लेक्चर खत्म। बट आप देख रहे होंगे, आप मेरा कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, मैंने आपको बिल्कुल डेप्थ, कई बार तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी भी दिखाई थी यहाँ पे, लेकिन अब मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट आर्टिकल बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर मैं यहाँ पे खोल के आर्टिकल को पढ़ूँ तो उससे मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि बच्चा ना सो जाता है, उसको पढ़ता नहीं है बेसिक, क्योंकि ये लेक्चर क्या है, फ्री लेक्चर्स है। फ्री लेक्चर्स जब भी आपको, मैंने एक चीज़ तो देखिए, हमारी मेंटालिटी क्या होती है जब होता है ना फ्री है ना, पड़ा रहेगा यूट्यूब पे, देख लेंगे कभी भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर वहीं पे वो अगर मैं इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दूँ 1 महीने तक ही वो रहेगा यूट्यूब पे, उसके बाद हटा दूंगा, तो फिर आप क्या करोगे, अरे नहीं यार हट जाएगा, तो आप पे प्रेशर रहेगा और आप उसके नोट्स भी बनाओगे, तो ये थोड़ा सा होता है। तो बेसिक से कोई बात नहीं, हम ऐसा नहीं है कि भाई हटा देंगे, लेकिन बच्चों आप अपना टाइम लगा रहे हो, ठीक है, तो टाइम सबसे प्रीशियस होता है, टाइम है तभी तो पैसा बनेगा आपके पास, बिना टाइम के तो पैसा भी नहीं आएगा। चलो तो अब बात किसकी कर रहे हैं हम, ट्रांसफर ऑफ जजेस। ट्रांसफर ऑफ जजेस क्या हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था?
सो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो भाई दिल्ली में बैठती है आपकी, और कहीं बैठती है नहीं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो दिल्ली के अलावा किसी और जगह भी अपनी सीट बना सकते हैं। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। अपनी सीट नहीं, सुप्रीम कोर्ट की। तो दिल्ली की, अभी दिल्ली के अंदर तो कहीं और है नहीं, तो दिल्ली में ही रहेंगे। अब इसका ट्रांसफर कहाँ करोगे भाई? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में रहेगा, इसलिए यहाँ नहीं किया। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस तो हमें पता है 25 है, ठीक है। 2013 से पहले कितनी थी? 22, और अब 2013 में 3 नई बनेगी थी, तो जिससे बाद में क्या हो गया आपकी 25 हो गई है, ठीक है। वो भी आपकी नॉर्थ ईस्ट में बनाई थी। अच्छा, तो यहाँ पे ये बोल रखा है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र कर सकता है दूसरे हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं करेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं करेगा, मेरा कहने का मतलब है ऐसा नहीं करेगा कि खुद ही ट्रांसफ़र कर देगा। उसको ट्रांसफ़र करने से पहले वो क्या करेगा? कंसल्ट करेगा। किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई से। अब सीजीआई के साथ साथ, ठीक है, वो जिस हाई कोर्ट को अंदर उसकी ट्रांसफ़र करें उसके चीफ जस्टिस से, और जिस हाई कोर्ट में अभी वो जज है उसके चीफ जस्टिस से, दोनों से अब वो परामर्श करेगा, ठीक है। यानी कि सलाह लेगा कि भाई मैं आपके यहाँ पे एक जज को भेज रहा हूँ, वहाँ से आपके एक जज को मैं वहाँ भेज रहा हूँ, ऐसे करके। तो भाई आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? तो उसमें उसके बाद जो है सारा वो प्रोसेस चलता है, उसमें हमें इतना नहीं पता जा रहा है, लेकिन आपको इतना याद रखना है प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर निकालते हैं ट्रांसफ़र का। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि बेसिकली क्या देखा जाता है कि पहले क्या होता था, हाई कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफ़र था वो हो जाता था पॉलिटिकली। कहने का मतलब ये है, अगर किसी हाई कोर्ट के जज ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट फेवर में डिसीजन किया, उसकी ट्रांसफ़र करते थे ऐसी जगह जहाँ पे उसको कोई पूछे ही ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उसके नीचे अभी मान लीजिए 90 जजेस काम कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, मान लो जिसके अंदर काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का काफ़ी बड़ी हाई कोर्ट है, तो उसके अंदर चीफ जस्टिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके नीचे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, ये नहीं कि एग्जैक्ट इतने जज है, 90 जज उसके नीचे काम करते हैं। तो भाई एक बात बताओ, एक तो आपके नीचे 90 की टीम है और आपने कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन दे दिया, ठीक है, और आपका ट्रांसफ़र हो गया भाई ऐसी हाई कोर्ट के अंदर जिसके नीचे आपके नीचे सिर्फ 5 ही जजेज है, कहाँ 90 कहाँ 5। तो इससे क्या हुआ, एक तरीके से ये समझा जाता था कि आपकी डिमोशन हुई है, प्रमोशन नहीं हुई है, ठीक है। तो इससे क्या होता था, वो वकील जो चीफ जस्टिस थे या फिर जो आपके जज होते थे हाई कोर्ट के, वो थोड़ा सा डिमोरलाइज होते थे। तो यहाँ पे 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोल रखे कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो आप मनमानी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं करोगे, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये प्रोसेस निकाला गया कि आप कंसल्ट करोगे, ठीक है। थर्ड जजेस केस में डायरेक्ट ये बोला गया 1998 में आप कंसल्ट करोगे, ऐसा नहीं कि आप खुद ही किससे, जिस हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस से जहाँ से वो जा रहा है, और जिस हाई कोर्ट में वो जाएगा उसके चीफ जस्टिस से, प्लस में सीजीआई से, इन तीनों से आप मिलकर के करोगे वो। और यहाँ पे ये भी याद रखना है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी खुद की जो कंसल्टेशन प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि सीजीआई से आपने पूछ लिया, नहीं, उनके साथ साथ जो उनके 2 सीनियर मोस्ट जजेस है उनसे भी पूछोगे, ठीक है। ये है आपका पूरा प्रोसेस। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, भाई मान लो एक्टिंग जजेस होते हैं, एडहॉक जजेस होते हैं, रिटायर्ड जजेस होते हैं, ठीक है। तो क्या हाई कोर्ट में होते हैं? यस होते हैं। तो देखो एक्टिंग जजेस क्या होते हैं, मैं यहाँ सिर्फ लिख रहा हूँ और आपको सिर्फ बोल के बताता चलूँगा, ठीक है। एक्टिंग जजेस या एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, ये जज की जगह चीफ जस्टिस कर लीजिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस। भाई एक्टिंग जजेस तो ऑब्वियस सी बात है, 1-2 तो होंगे नहीं, ठीक है, उसमें तो फिर आप अपॉइंट करोगे उनको। एक्टिंग सीजे चीफ जस्टिस नंबर 1। उसके बाद आता है एक्टिंग हो गया, उसके बाद हम एडिशनल पढ़ेंगे और फिर रिटायर्ड। एडिशनल जज और रिटायर्ड जजेस, ठीक है। देखिए नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस की। तो नाम से पता चला एक्टिंग चीफ जस्टिस तो है बट एक्टिंग है, ठीक है, पूरा उसको चार्ज नहीं मिला है। रीजन में मान लो अभी चीफ जस्टिस तो है, मान लो मैं हूँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, लेकिन मेरी तबीयत होगी ख़राब, क्लियर, अभी माहौल भी ऐसे ही चल रहा है बाहर, तो मान लो मेरी होगी तबीयत ख़राब और मैं अपने जो ड्यूटीज है उनको परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे टाइम पे क्या होगा, जो प्रेसिडेंट है वो किसी दूसरे जज को, उस हाई कोर्ट के दूसरे जज को क्या बोलेंगे, भाई आप जो है टाइम बिंग जब तक वो ठीक नहीं होते हैं या जब तक उनकी जो सीट खाली है, ठीक है, तो आप क्या करो, एक्टिंग चीफ जस्टिस का काम करिए। तो सिचुएशन नंबर 1 जब उनकी तबीयत खराब है, ठीक है। दूसरा
वो ऑलरेडी 62 साल उनकी पूरी हो गई है और वो रिटायर हो गया है, सीट खाली है, तब भी किसी को बना सकते हैं भाई, जब तक दूसरा जो है जज आपका अपॉइंट नहीं होता है, फिक्स अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए वो अपनी कोई मेंटली फिट नहीं है, ठीक है, ड्यूटी परफॉर्म ही नहीं कर पाए अच्छे से, तब भी वो क्या करेंगे, जो प्रेसिडेंट है किसी को भी एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देंगे। उसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है आपका एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। देखिए एडिशनल जो होता है, एडिशनल का मतलब क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि क्वालिफाई हो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, उसको क्या बोलेंगे कि भाई आप जो एडिशनल जज बन दीजिए। अब एडिशनल जज जो है ये आपको ध्यान रखना है, वो चाहे एडिशनल हो और या फिर एक्टिंग, ठीक है, एडिशनल या फिर एक्टिंग जज, वो 2 साल से ज़्यादा नहीं काम करेगा, ठीक है, क्लियर है। मान लीजिए आपने किसी को एडिशनल जज बनाया, अब ये दिक्कत कब आती है, कब आप अपॉइंट करते हो ऐसे टाइम पे, जब हाई कोर्ट के ऊपर इतना प्रेशर आ गया काम का, ठीक है, भाई हैंडल ही नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, वो ड्यूली क्वालिफाइड जो पर्सन है, मान लो कोई एडवोकेट ऐसा है जो क्वालिफाइड है जज बनने के लिए, उसको क्या करेंगे, वो एडिशनल जज बना देंगे। लेकिन कब तक, सिर्फ 2 साल तक। जब अब एडिशनल जज जो ऐसा नहीं कि वो परमानेंट जज बन गया, नहीं, वो 2 साल तक ही जज रहेगा, उसके बाद जो है उसको दोबारा से या तो आप उसको परमानेंट जज में अपॉइंट कीजिए और नहीं तो फिर उसको तो हटा दीजिए, ठीक है। पर ये याद रखना कब तक, 2 साल तक, 2 साल से ऊपर नहीं, ठीक है ना। यही हमारा किस में आता है, एक्टिंग जजेस में, क्लियर है। चलिए तो ये हो गया हमारा डिस्कस एक्टिंग एडिशनल। अब बात करते हैं रिटायर्ड की। देखिए हालांकि ये ऐड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में तो था लेकिन इसको 224 के अंदर आर्टिकल में डाला गया, ओरिजिनल में नहीं था। अगर बात करता हूँ इसकी एक्टिंग और कौन सा एडिशनल, इसकी कौन से आर्टिकल में बात आती है, ठीक है, तो इसकी बात आती है 224 के अंदर, 224, क्लियर है। और एक्टिंग चीफ जस्टिस की ऑब्वियस सी बात है 223 में आएगा इसमें, ठीक है, 223 223 जो अनुच्छेद है उसमें बात की गई है। चलो अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो आर्टिकल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब पीडीएफ खोले ना तो आपको दिखे कि हाँ यहाँ पे एज इट इज़ लिखा हुआ है और सर ने जो है एज इट इज़ ही इसमें बताया हमें, ठीक है। अब उससे फ़ायदा क्या होगा आपको, कई बार क्या होता है ना आर्टिकल पूछ ले जाता है, थोड़ा बहुत कई बार सुन लो आप कहीं पे, ठीक है, या हो सकता है आप उसको एक बार रीडिंग से निकाल लो, तो एक ऐसा एग्जाम में लगता है हाँ यार ये कहीं ना कहीं मैंने इसको पढ़ा है, और आप आंसर उसको जेंटली सही कर जाते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे हमने अभी मैं रिटायर्ड जजेस की बात कर रहा था ना, हाँ, तो रिटायर्ड जजेस में क्या होता है, देखो जो जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर मिली हुई है, ऐसे ही यहाँ पे हाई कोर्ट में भी जो चीफ जस्टिस को पावर मिली हुई है कि जब उसके ऊपर लगे कि यार वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो जो हाई कोर्ट मतलब पहले प्रेसिडेंट से वो अथॉरिटी ले चुके होंगे, अप्रूवल ले चुके होंगे, तो वो क्या करेंगे, जो हाई कोर्ट के अंदर जो जज रिटायर हो चुका है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जज बनने के लिए पूरा क्वालिफाइड था, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, भाई टाइम बिंग आप क्या करो हाई कोर्ट के जज बन जाइए, ठीक है। और जो है उस टाइम तक क्या होगा, आपको हाई कोर्ट की पूरी पावर मिलेगी, सैलरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ क्या होगा, टेम्परेरी होगा। और उससे पहले एक चीज़ याद रखनी है, जिस व्यक्ति को आप बोल रहे हो जज बनने के लिए, आप उससे भी परमिशन लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं आपने नोटिफिकेशन निकाला और चलो भाई, वो व्यक्ति अगर बोले भाई नहीं मैं तो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ, तब तो उस केस में आप नहीं जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप कहने का मतलब ये है, यही तो लोकतंत्र की खासियत है, डेमोक्रेसी सो कॉल्ड। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, और अच्छी बात भी करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कोई मुझे ये आके ज़बरदस्ती बोले कि भाई आप जो है ना मेडिकल पढ़ाओ, MBBS पढ़ाओ, अब भाई मुझे नहीं आता मैं कैसे पढ़ा दूँ, नहीं पॉलिटिक्स छोड़ो इसको पढ़ाओ, तो मैंने जब उसको पढ़ा ही नहीं मैं कैसे पढ़ाऊँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब बात आती है इंडिपेंडेंस की। देखिए जैसे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के केस में बताया था, तो सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इसी तरीके से स्टेट की जो हाई कोर्ट है, वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है, उसका इंडिपेंडेंट भी होना बहुत जरूरी है। अब कैसे पता होगा कि इंडिपेंडेंट के लिए, सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट देखो, अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, आपने देखा है ना कोलिजियन सिस्टम अपॉइंटमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव का कोई उसमें रोल नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जैसे मैंने आपको बोला 62 साल एज दे रखी है, कोई फिक्स नहीं है बट 62 साल दे रखी है भाई, ठीक है। उससे पहले आप रिटायर नहीं हो सकते जब तक आप खुद रिजाइन ना दो, तो इससे भी हमें पता है यहाँ पे सिक्योरिटी तो है। उसके बाद फिक्स सर्विस कंडीशन, भाई अगर आप बोल रहे हो कि 2.5 लाख रुपये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सैलरी है, बेसिक पे है, और 2.25 लाख रुपये आपके जिसकी कह रहे हो जो जजेस है उनकी है, तो आप क्या करोगे, जो उनके अलाउंसेस है, प्रिविलेज है, उनको आप बढ़ा सकते हो टेन्योर में, लेकिन कम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि फिक्स सर्विस कंडीशन है। और फिक्स सर्विस कंडीशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप उसको कम नहीं कर सकते हो, फिक्स्ड है वो, बढ़ा जरूर सकते हो आप लेकिन कम नहीं कर सकते हो। दूसरा, जितने भी हाईकोर्ट के चार्जेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो स्टेट है उस पर चार्जेस होते हैं, ठीक है। बट याद रखना पेंशन यूनियन के उस पर जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो जजेस के कंडक्ट होते हैं उसका आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, उसके अंदर आप जजेस जो भी डिसीजन देते हैं, ठीक है,
तो उस पर आप ये नहीं बोलोगे देखो पार्लियामेंट में ऐसा नहीं या फिर स्टेट इलेक्शन में कि माननीय सदस्य जो स्पीकर है, स्पीकर जी कल हमारे चीफ जस्टिस ने एक फैसला दिया जो हमारी सरकार के खिलाफ है ठीक है, अब ऑब्वियसली खिलाफ ही आएगा तभी तो बोलेंगे ना। तो ऐसा नहीं है, संविधान में साफ बोला गया आप किसी भी कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, वो जो डिसीजन देंगे वो माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में जो जज एक बार रिटायर हो जाता है उसके ऊपर बोला गया है वो रिटायर के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते लॉ की। जैसे आप एडवोकेट देखते हैं ना, LLB करते हो, उसके बाद वकील की वो करते हो प्रैक्टिस केसेस के लिए, तो उसमें बोला गया आप डायरेक्ट जो है प्रैक्टिस नहीं करोगे आप ऑल ओवर इंडिया में किसी स्टेट में भी, कहीं पे भी नहीं। और अगर मान लीजिए कोर्ट के अंदर कोई व्यक्ति, अगर कोर्ट किसी को मान लो कोई फाइन लगाती है, कुछ भी देती है, वो उसकी परमिशन अप्रूवल के बिना, ठीक है, मान लो उसके कहना ही नहीं मान रहा कोर्ट का, तो उस टाइम हाई कोर्ट को भी पूरी पावर दी गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उसको सजा दे सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट भी करता है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखता है, इससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई हमारी हाई कोर्ट कैसी है, इंडिपेंडेंट है, किसी एग्जीक्यूटिव के नीचे नहीं है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है कि भाई जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो अलग हो रहेगा जुडिशरी से, ठीक है। जब मैंने आपको DPSP करवाया था तो आर्टिकल नंबर 50, हाँ आर्टिकल नंबर 50 था, ठीक है, उसमें साफ साफ बोल रखा है। चलिए, तो अब जो है आपको बात करते हैं कि भाई जो ज्यूरिसडिक्शन होगा हाई कोर्ट का, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ये कहाँ तक होगा। तो आर्टिकल 225 क्या बोलता है आपका कि हाई कोर्ट की जुडिक्शन जो है वो आपकी, जो मान लीजिए ये स्टेट है, ठीक है, और ये मैं बात कर रहा हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट की। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना है कि भाई आपकी जो टेरिटरी होगी, यानी कि जो आपका अधिकार जहाँ तक होगा, तो जहाँ तक महाराष्ट्र की बाउंड्री है ना वहाँ तक आपका अधिकार क्षेत्र रहेगा। लेकिन आपको पता है बॉम्बे आपका दमन एंड दीव एंड गोवा इनको भी अपने नीचे चेक करता है। तो इसकी जो जुरिडिक्शन होगी महाराष्ट्र प्लस ये यूटी और गोवा, इनको भी साथ में लेके चलेगा, ठीक है। अब लेट्स से कोई एक सिंपल से लेता हूँ, जैसे आपकी जोधपुर हाई कोर्ट है, ठीक है, जोधपुर हाई कोर्ट, इसकी जो कार्य क्षेत्र होगा, जुडिक्शन एरिया, वो कहाँ तक होगा, जो आपका ये राजस्थान का एरिया है ना वो पूरा आपका इस हाई कोर्ट के नीचे आएगा। लेकिन राजस्थान से बाहर का एरिया नहीं आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो ये सारा वैलिड होगा। सुप्रीम कोर्ट में ऑल ओवर इंडिया का कहीं पे भी आए वो आपका वैलिड होगा। बाकी इसमें देखेंगे तो क्रिमिनल जो है आपके क्रिमिनल जुरिडिक्शन है और आपका सिविल जुरिडिक्शन है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था वही सेम है। एपेलेट जुरिडिक्शन है, रिट जुरिडिक्शन है। रिट जुरिडिक्शन जो है आपकी फंडामेंटल राइट तो आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए मिल रखी है कि आप मान लीजिए फंडामेंटल राइट वैलिड हो गया तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जुरिडिक्शन अपनी ले सकती है। बट जो आपकी हाई कोर्ट है वो नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स, अदर कामों के लिए भी जो है रिट दे सकती है, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरारी, ये सब कुछ, ठीक है, ये याद रखना है। तो उसकी ओरिजिनल जुडिक्शन भी है हाई कोर्ट की अपनी, रिट जुडिक्शन भी है, अपीलेट जुडिक्शन है, सुपरवाइजरी जुडिक्शन है, और जैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताया था भाई, मान लो हाई कोर्ट ने कोई जैसे जजमेंट दी तो वो जजमेंट जो है ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगी। ऐसा नहीं कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया तो आप बोलोगे नहीं भैया तो पंजाब लग गया, पंजाब में थोड़ी वैलिड होगी, नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट है पंजाब के अंदर भी उसको आप एज इट इज़ प्रूफ के तौर पे पेश कर सकते हो, ठीक है, याद रखना है। बाकी हम सारा सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली आपका ये खत्म हो जाता है हाई कोर्ट। अगला जो लेक्चर रहेगा, हालांकि इसमें आपका ये बेसिकली क्या बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना मेरे को डिटेल में कुछ समझाना है, इसलिए मैं इसको इस लेक्चर के साथ नहीं कर रहा हूँ। उसको मैं करूँगा आपके नेक्स्ट अलग से एक लेक्चर ले लूँगा, ठीक है, 1 आवर का ही हो जाएगा वो भी। उसमें क्या होगा, जैसे ग्राम न्यायालय हो गया, फैमिली कोर्ट हो गई, लोक अदालत हो गई, नालसा हो गया, ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए भी हैं, तो उसको मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हो जाता है आपका खत्म हाई कोर्ट का। चलिए, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट बेहतरीन ऐसे ही लेक्चर में, दैट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।